नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस समय जो सबसे बड़ा और कठिन सवाल है, वो ये है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का क्या होगा? आपने देखा था कि एक इंटरव्यू दिया था ममता बनर्जी ने अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो इंडिया अलायंस की कमान सँभालने के लिए तैयार है। और जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया तो उसके बाद शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टी और तमाम दलों ने उनका स्वागत किया और कहा कि ममता बनर्जी एक सक्षम नेतृत्व देने वाली एक लीडर हैं और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो उससे ऐसा लगता है कि सुर तेज हो गए हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस की जगह कांग्रेस का नेतृत्व हटाकर ममता बनर्जी को ये दिया जाए ये काम। लेकिन इस चीज़ के लिए इसमें कितनी सफलता मिलेगी इंडिया अलायंस को। हालाँकि जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने ऐसा कुछ भी कहने से बचे वो और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा निर्णय है कि सब मिल बैठकर इस पर हम बातचीत करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि सब लोग आराम से ममता बनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे बतौर लीडर और हकीकत यही है कि देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसको क्या बिना लिए हुए ये सारे दल एक अपना दूसरा मोर्चा बनाएंगे। तो सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के अंदर अभी किस तरीके से डायनामिक्स चेंज कर रही हैं। क्या शरद पवार के एंडोर्समेंट के बाद ये माना जाए कि किसी एक तीसरे मोर्चे की, जिसकी बात लोकसभा के चुनाव के पहले होती थी कि एक तीसरा मोर्चा बनेगा, तो क्या इंडिया अलायंस की दुकान समेटकर अब एक ये तीसरा मोर्चा बन सकता है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ प्रोफेसर एसएसपी सिंह हैं जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सिंह फॉर जॉइनिंग। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, खुद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ राकेश अचल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। सर, आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा शुरू करते हैं डॉक्टर सुनीलम से कि डॉक्टर सुनीलम, आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन के डायनामिक्स किस तरीके से बदल रहे हैं? और ये जो बात तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कही कि वो पूरे इंडिया अलायंस की कमान संभालने के लिए तैयार हैं, क्या ये चीज मुमकिन है और इतनी आसानी से ये चीज हो जाएगी? जी। असल में ममता जी तो सब पार्टियों से मुलाकात उन्होंने की थी, पार्टी लीडर्स से, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था। तो मतलब उन्होंने अगर कुछ बात बोली है तो उसको इस तरीके से लिया जाना, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो नीलू जी बहुत आपत्तिजनक है कि इंडिया गठबंधन की दुकान समेट ली जाएगी। इंडिया गठबंधन दुकान नहीं है, 234 सांसद उसके हैं और हम्म। वो देश की सबसे बड़ी ताकत है दुकान से अपोजिशन मेरा मतलब, की। हाँ, दुकान से मेरा जी, मतलब जी। नहीं, लिटरली वो वो जो भी दुकान। आपका मतलब रहा हो, लेकिन जी, एक तरीके हाँ, ठीक से ये है। डेरोगेटरी है। और इंडिया गठबंधन जो है वो इस समय बाकायदा पार्लियामेंट में भी है और पार्लियामेंट में अगर कोई ये कहे कि जो है एक साथ नहीं थे, अलग थे, लेकिन उस मुद्दे के ऊपर आपने पहले से भी देखा है कि जो है वो चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, अडानी को लेकर के बहुत स्पष्ट राय उन्होंने पब्लिक डोमेन के अंदर भी रखी है और पार्लियामेंट के अंदर भी रखी है। तमाम सारी बातें चलती रहती हैं, जब 28 पार्टियों का परिवार है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। लेकिन ये मानना कि इंडिया गठबंधन पे कोई संकट आ गया है, देखिए अब जो है, जो एक डायनामिक्स है, मरे-मराए लोग नहीं हैं, जिंदा लोग हैं, पार्टियां जिंदी हैं, उनके अपने सबके इंटरेस्ट हैं और सबकी अपनी आइडियोलॉजी है। तो अबू आज़मी अगर कुछ करते हैं और अबू आज़मी ये कहते हैं कि भाई शिवसेना के लोगों को कहीं न कहीं पर ये तो करना पड़ेगा कि वो बाबरी मस्जिद की शहादत को वो अपनी वीरता दिखाएँ और उसके ऊपर वो अगर आगे बढ़ेंगे तो समाजवादी पार्टी की जो अपनी एक पॉलिटिकल लाइन है और जो सेक्युलरिज़्म की उसके अपने कमिटमेंट है, जिसको लेके मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार तक कुर्बान करने का काम किया, तो उसको तो बोलना पड़ेगा और उसने बोला। लेकिन अबू आज़मी के बोलने का मतलब नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ निर्णय उसके ऊपर ले लिया, है ना? रीजनल जो हमारा रीजनल लीडर है, उसको जो भी कुछ बोलने का अधिकार है, उन्होंने बोल दिया।
लेकिन निर्णय तो फाइनल राउंड के अंदर पार्टी लेगी, पार्टी का नेतृत्व लेगा। उसी तरीके से हरियाणा की बात थी। हरियाणा के बात के अंदर जब चुनाव का नतीजा आ गया, तो सब लोगों ने इस बात को कहा कि जो है अहिरवाल के अंदर अगर कोशिश होती और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को अगर कांग्रेस पार्टी घुमाने का काम करती, उनके जो एक सोशल उनका जो एक बेस है, उसके ऊपर अगर उनका उपयोग करती, तो नतीजे तो क्या था, 0.6% का अंतर था ना। तो 0.6% का अंतर अगर आप इंडिया गठबंधन की पूरी ताकत लगा देते, तो वो चेंज हो जाता। तो ये सब बातें इस तरीके की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने समर्थन करने का काम किया था और कहा था कि एक भी सीट नहीं मिलेगी तो भी समर्थन करेंगे, किया। कांग्रेस पार्टी ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें उसे ऑफर हुई, उन्होंने नहीं ली, उन्होंने समर्थन किया और ईमानदारी से किया। कहीं पर कोई शिकायत ऐसी नहीं आई कि कांग्रेस पार्टी ने जो है पूरी सीटों के ऊपर जहां पर उपचुनाव हुए थे, वहां पर सपोर्ट करने का काम ना किया हो समाजवादी पार्टी को, उन्होंने किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है बात का बतंगड़ जो है वो नहीं बनाया जाना चाहिए। अभी जो ये कन्क्लूज़न है, अगर कोई कन्क्लूज़न ऐसा निकाल रहा है, ये कन्क्लूज़न तो बहुत पहले से निकाल रहे थे लोग। मैं देख रहा था जब आपने बताया कि इस टॉपिक पे चर्चा होने वाली है, देखने वाला था। मतलब ज़िंदगी में गठबंधन कभी बन ही नहीं सकता और उसके अंदर ममता बनर्जी और विशेष तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल तो आ ही नहीं सकते। है ना? समाजवादी पार्टी तो आएगी ही नहीं, ये सब चर्चा चलती रही, लेकिन इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ में चला, इंडिया गठबंधन के जो भी मीटिंग्स हुई, उसके तो अंदर आप सर्वसम्मति ये से कह सभी रहे हैं कि फैसले हुए, अभी उसके अंदर जो मोस्टली है कोई जी, जी, तो मेरा कहना कुछ ये चीज़ है कि जब हाँ, 28 पार्टियाँ हैं, तो उसके अंदर तमाम सारे सवाल उठना लाज़मी है, वो उठते रहेंगे। लेकिन उससे ओके। ये कंक्लूजन निकालना कि इंडिया गठबंधन अब खत्म होने वाला है, टूटने वाला है, मुझे लगता है कि जो भी इंडिया गठबंधन की इस समय देश को सर्वाधिक ज़रूरत है ना? लीडरशिप लीडर कौन होगा, नहीं होगा, ये तो हाँ, मामला सब जो है लोकतंत्र के इसमें अंदर कोई डाउट रोटेशन से नहीं। मामला सब चलता है ना? तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई एक हो। जी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि देश में इस समय इंडिया अलायंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये बात सही है कि अगर देश में विपक्ष नहीं होगा तो फिर बीजेपी हर चीज़ को रैमरॉड करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब मैं दूसरे सवाल पर आ रही हूँ और अनिल सिन्हा जी के पास आऊँगी कि अनिल जी आपको क्या लग रहा है कि इस समय इंडिया अलायंस में ये बातें क्यों उठ रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि वो कमान सँभालने के लिए तैयार हैं। उसके बाद शरद पवार ने उनको एंडोर्स किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एंडोर्स किया और तमाम टीएमसी के नेताओं ने एक-एक छोटे-छोटे वीडियोज़ रिकॉर्ड करके कहा जैसे कीर्ति आज़ाद, सागरिका घोष सबने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए कि भाई हमारी नेता तो इंडिया अलायंस के कमान संभालने के लिए तैयार है। इस डेवलपमेंट पर आपका क्या कहना है? क्या इस स्टोरी से हम ये समझें कि इंडिया अलायंस के डायनामिक्स बदल रहे हैं या आपको लगता है कि डायनामिक्स नहीं बदलेंगे, जैसे चीज़ें पहले चल रही थी वैसे ही चलेंगी? हो सकता है कि थोड़े बहुत इश्यूज़ पे थोड़ा मतभेद हो जो कि बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन चीज़ें फिर से पटरी पर आ जाएँगी। जी, अनिल जी। नहीं नहीं, ये सोचना कि पटरी पर आ जाएगी, मैं मतलब काफी आशावादी हूँ प्रतिरोध की शक्तियों को लेकर, लेकिन ये पटरी पर नहीं आएंगी। ये सब, ये जिस समय में ये इंटरवेंशन है, बहुत डिसरप्टिव इंटरवेंशन है ये इनका, ममता बनर्जी का। अभी इशू क्या था? इशू ये था कि महाराष्ट्र के चुनाव उन्होंने, मतलब जो निकल रहे हैं लोग, समझ देख लीजिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कह रही है, जनता कह रही है कि हमारे वोट आपने ये मैनिपुलेट कर लिया, आपने चुरा लिए, जो भी है। तो वो जनता कह रही है, वो भी एक रिमोट गांव के में, जहां मार्कटवाड़ी में, जो कि जहां पर कि जीता है वो कैंडिडेट, वो भी ये नहीं है क्या ईवीएम इसीलिए आप बोलते हैं कि हार जाते हैं। वहां का कैंडिडेट जीता हुआ कैंडिडेट है, उसके वो उसने भी नहीं कहा, मतलब वो नहीं आया लोगों के पास कहने के लिए कि वोट चोरी हो गई है। लोग वहां उठ खड़े हुए और उसकी चोरी हो गई। कांग्रेस को, जो कांग्रेस का लोएस्ट में भी लोएस्ट, आप मतलब इतना लोएस्ट तो जनता दल भी या जनता पार्टी भी महाराष्ट्र में कभी नहीं थी। ये मैं आपको, मतलब जितना मेरा अंदाजा, मतलब जहां तक ध्यान जाता है, वो भी 10 से ऊपर ही ले आते थे ये जीत करके। और से कहा, मतलब जो छोटी पार्टियां हैं, और ये उसको आपने यहाँ रिड्यूस कर दिया।
और इसमें पैसे खर्च हुए इतना, मतलब चुनाव को मैनिपुलेट करने, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन टीएमसी जो है या समाजवादी पार्टी या जो लोग की हाथ उठाने लगे हैं, और इसमें अब उद्धव ठाकरे भी शामिल हो गए कि उनकी भी पार्टी, तो वो लोग इस मुद्दे से भागना चाहते हैं। ईवीएम विरोधी आंदोलन जो अभी जो चुनाव को मैनिपुलेट करना, ईडी से आईटी सेल्स, आईटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सब मिला करके तंत्र का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, संगठन का इस्तेमाल, एक संगठन जो कि अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता है, वो जो है आरएसएस, उसके कैडर घूम रहे हैं, उसके प्रतिरोध जो कि रियल चुनौती है भारतीय समाज और भारतीय राजनीति, भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात मैं करूंगा कि उसको नीचे ले जाने वाला है, वो चैलेंज छोड़ करके, उसको छोड़ करके ये बात कर रही है कि कांग्रेस विफल रही। ये तो उस समय से वो कह रही हैं जिस समय इंडिया गठबंधन बना नहीं हो, घूम रही थी कि कांग्रेस को छोड़ करके बनाया जाए। टीआरएस आज कहाँ है, या बीआरएस जो भी है उसकी हालत कहाँ है, आप देख सकती हैं। सब लोग उन्हीं लोगों को जमा कर रही थी। तो ये उन्होंने, और उसके बाद देखिए क्लेम देखिए कितना लाउड है, 2 इलेक्शंस। इसका मतलब कि ये भी मानना चाहिए कि क्या बंगाल में कुछ मैच फिक्सिंग टाइप का चल रहा है क्या, कि ये जो है ममता बनर्जी और इसमें क्या कहते हैं बीजेपी में, जो कि वो जीत जाती है और उसको आधार बना करके वो कह रही है कि इंडिया ब्लॉक हमने बनाया। इंडिया ब्लॉक उन्होंने नहीं बनाया। इंडिया ब्लॉक में जो बनाया, जो बनाने में जो सबसे बड़ी भागीदारी की, वो शख्स अब बीजेपी के साथ है। तो इंडिया ब्लॉक को बनाना या नेतृत्व करना ये गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार का उदाहरण ये बताता है कि इंडिया गठबंधन का नाम जपने और कांग्रेस नहीं लीड कर सकती, हमको बनाना चाहिए, ये कहने वाले लोग बीजेपी के खिलाफ ही है, ये मानना एकदम गलत होगा। इसीलिए ममता बनर्जी का रियल कैरेक्टर को लोगों को बताना चाहिए कि वो नीतीश कुमार के रास्ते जाना चाहती है। ऐसे से भी यही सब लैंग्वेज शुरू किया था नीतीश ने कि मीटिंग नहीं हुई, हमको बुलाया नहीं गया तो फला नहीं, यही सब टाइप का फिल्म जी बातें। और ऐसे ही कि टिकट में बंटवारे में बात नहीं हुई तो फलना नहीं हुआ, टिकट कहने के लिए। मेरे ख्याल में जहां तक मुझको याद आ रहा है कि नीतीश कुमार ने भी ये रखा था कि टिकट के लिए हम बैठे रहे, बंटवारे ये के लिए, और कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई किसी को कोई इसका मतलब नहीं है, उसका बीजेपी में जा रहे हैं। अरे तो बीजेपी और बीजेपी को हम ही हरा सकते हैं, ये उनका भी दावा था। तो इसीलिए इस दावे की सच्चाई को समझना चाहिए कि ममता बनर्जी ने अभी जब अडानी, देखिए 2 माह, सिर्फ अडानी का मामला नहीं है, वो गांधी परिवार पर मतलब उनको एंटी नेशनल बता रहा है, सोरोस से जोड़ रहा है, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ये राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस को बता रहा है कि देश के खिलाफ काम कर रही है। उस फैमिली के जिसके 2 लोग मारे गए और जिसका कि जो इसने की मॉडर्न इंडिया का जो बिल्डर है, इस बात को जोर से कहना चाहिए। और भारतीय, हमको तो आश्चर्य होता है कि भारत के इंटेलेक्चुअल्स वगैरह का क्या हाल हो गया है कि उसको ये याद नहीं है कि जो भारत जिसको आज आप बोल रहे हैं भारतीय लोकतंत्र, उसको किसने बनाया, किन लोगों ने बनाया। उसमें जवाहरलाल नेहरू को कोई भूल सकता है क्या? समाजवादी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि जो सीएसपी बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसने भी माना था कि जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता है। और ये है, तो आप सोच लीजिए, तो ये ऐसी स्थिति में उनके साथ खड़े होने के बदले ममता बनर्जी, और उसी कांग्रेस की है वो, और उसका कौन सा पॉलिटिक्स, अरे जीत गए आप। ऐसा जीत करके तो बीजू जनता दल जो है और नवीन पटनायक कितने साल तक उड़ीसा पे राज करता रहा, क्या उसकी हालत हो गई, और उस उड़ीसा को क्या बना करके रख दिया, वो देखना चाहिए। अरे जीत को ये क्या कहते हैं, एक स्टेट को आपने जीत लिया, ये इससे हो गया क्या? हिंदुस्तान को जीत लिया क्या? और ये नरेंद्र मोदी ने तो हिंदुस्तान को जीत रखा है। इससे आपकी पॉलिटिक्स क्या कहते हैं जस्टिफाई नहीं हो जाती ना। आप क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो? आपने आरएसएस को जगह दी, बीजेपी को नंबर 2 बनाया वहां, वो अब अल्टरनेटिव अपोजिशन स्पेस को होल्ड करती है। आपने बैनिश किया समाजवादी आंदोलन, समाजवाद और इनके लोगों को, वामपंथियों को। भारत में इसकी जरूरत थी, जो आज पब्लिक सेक्टर्स के लिए लड़ता। इसके इतने हो चल रहे हैं, ये क्या कहते हैं ट्रेड यूनियंस के बिल को खत्म कर दिया, यूनियंस के खिलाफ सारे डिसीजंस हो रहे हैं। ये जो है क्या कहते हैं, कितना
सारा कुछ चल रहा है। अडानी सबसे बड़ा उदाहरण है। उस अडानी से आप तो मिलती है तो अलग बात है, उनको तो प्रोजेक्ट देती है वो भी तो अलग बात है। उसको मान लिया आप कंपल्सन बोल सकते हैं, इकोनॉमिक कंपल्सन या एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्सन, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कहूंगा कि वो भ्रष्टाचार ही कर रही है। लेकिन इसके ये मुद्दे हैं, ये मुद्दों को छोड़ करके ये कांग्रेस लीड नहीं कर सकती, ये नॉनसेंस है। और इस नॉनसेंस को ये करना चाहिए, रिफ्यूट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि शरद पवार चाहे ये जिन लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े होना चाहते हैं वो जो है बीजेपी से फाइट करने से भाग रहे हैं। और ये मानना होगा राहुल गांधी को कि वो डट कर शख्स खड़े होकर के वो अडानी का नाम लेकर के जिसने उसकी सदस्यता उसकी छीन ली, उन लोगों ने उनके खिलाफ लड़ रहा है। मणिपुर से लेकर के अभी ये ममता बनर्जी कहाँ लड़ रही है भाई? कौन सा मणिपुर में लड़ रही है, त्रिपुरा में लड़ रही, पूर्वोत्तर में क्या हाल है? वहां तो बंगाली उनका पॉपुलेशन भी है, वहां भी वो उन्होंने पूर्वोत्तर में भी ये कहती थी कि हमारा इतना स्टेक है, फलना है, वहां भी सैबोटेज किया इन्होंने। और जगदीप धनखड़ जो दिखा रहा है, जगदीप धनखड़ को लाने में उनकी भूमिका है। और एनडीए में थी वो, और किस समय थी? देखिए, दो क्राइटेरिया, मैं हिंदुस्तान की राजनीति को एकदम साफ साफ देखने के का हिमायती हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं है कि कोई सत्ता में आ रहा है, कांग्रेस आ रही है, फल आ रही है। जो लोगों ने बाबरी डिमोलिशन के बाद बीजेपी से अलायंस किया वो देश की सेकुलरिज्म की राजनीति के खिलाफ है, एकदम लिख करके ले लीजिए। इसीलिए मैं अभी तक समाजवादी पार्टी और आरजेडी का नाम इसलिए नहीं लेता कभी भी इन लोगों के साथ, इसीलिए कि कम से कम वो इस मुद्दे पर खड़ी रही। दूसरा है 2002 के बाद जिन लोगों ने 2002 के बाद भी जो सटे बने रहे उनके साथ, दो जो है वाटरशेड मोमेंट है इंडिया के लिए। एक जो है बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, जो जिसमें जुडिशियरी, सेकुलरिज्म, संविधान सबको खत्म कर दिया। और दूसरा है 2002 जो कि जेनोसाइड हुआ, और उस जेनोसाइड का लीडर है नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जो अगर कोई एनडीए में बना रहा उसको आप समझ लीजिए कि वो कभी भी जा सकता है। और वो हुआ, उसके बाद ये नीतीश कुमार गए उनके साथ, और अंत में आते जाते हैं, और अंत में नरेंद्र कहा था हाथ नहीं मिलाएंगे। ये सब तो आपको क्या लग रहा है अनिल जी, क्या ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार के रास्ते पर चल पड़ी हैं? ये 100% लिख लीजिए। मेरा भी कोई, मैंने मतलब जो दाढ़ी मेरी, बाल तो उतना सफेद नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि दाढ़ी मेरी पूरी सफेद हो गई है। मेरी दाढ़ी कोई धूप में चलने से सफेद नहीं हुई है, समझ गए ना? मैंने भी, और इनके सारे लोगों को मैंने कवर भी किया है कहीं न कहीं, यहाँ वहां। इसलिए मैं जानता हूँ नंबर 1 डिसऑनेस्टी है हिंदुस्तान की राजनीति के साथ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ। अभी आप बता रही है वो, देखिए मुद्दे क्या है? मुद्दे है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनकी मस्जिदें खोदी जा रही हैं। आज अभी एक मैसेज आया हुआ था जिसमें वो किसी ने लिखा है, हालांकि उसका ऑथेंटिसिटी मैं नहीं जानता, किसी ने लिखा कि आपके अगर मस्जिद में अगर कमल के या कोई इस तरह के फूल वगैरह दिखे उसको मिटा दीजिए। कहा कि आप अपना कुआं की सफाई कर लीजिए, कहीं कोई मूर्ति वगैरह या कुछ निकल गई या कोई चीज, कोई पत्थर ही निकल गया जिसका कि संबंध, मतलब जो लगेगा कि कोई मतलब हिंदू देवी देवता जैसा, तो कहा कि सफाई कर लीजिए अभी। और उसमें ये भी लास्ट में लिखा है कि मस्जिदों की यार हमारे अपने इबादतगाह की रक्षा हम ही कर सकते हैं, कोई हमारे लिए नहीं है, जुडिशरी नहीं है। ये जो डिमोरलाइजेशन है, ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये जो डिप्रेशन है, एक पूरी कम्युनिटी को ये लंबे समय से ये कर रहा है। और उसके बाद आप अगर इधर उधर कर रहे हैं, इसके बाद आप डिसऑनेस्ट हैं और आप इंडिया गठबंधन, उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन लास्ट पॉइंट में कहूंगा कि इंडिया गठबंधन में बने रहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जैसे ही आप इंडिया गठबंधन से बाहर जाएंगे, लोग जो जिनका वोट पा करके, मतलब मुसलमानों का, दलितों का, या जो गरीब लोगों का वोट पा करके जो वहां आप सत्ता में बने हुए हैं और अपने परिवार को बचाया हुआ, ईडी का दस्ता नहीं जा रहा है अभिषेक बनर्जी के यहाँ। ये बात इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्या डील हुआ है इसके बारे में बात होनी चाहिए हम लोगों को। देखिए, हम एक चीज मतलब अंतिम वाक्य में कहना चाहता हूं कि हम लोग जो है साफ, जो चीजें हैं उनको साफ लोगों के सामने रखना चाहिए। लोग डिसाइड करेंगे कि ये कितना सच है और कितने झूठ है। ठीक है, अब मैं अचल साहब के पास आती हूँ कि अचल साहब, क्या आपको इंडिया अलायंस के अंदर क्या कोई कॉन्ट्रडिक्शन इस समय नजर आ रहा है?
या हो सकता है कि ठीक है थोड़े बहुत मतभेद हैं, अभी चुनाव के बाद सब पार्टीज को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से इशू पर क्या स्टैंड ले, क्योंकि अदानी के इशू पे डिवाइडेड है, चुनावी मशीनों के इशू पर ऐसा लगता है कि कुछ पार्टीज डिवाइडेड हैं, भाई कुछ आगे जाना चाह रही है, कुछ नहीं आगे जाना चाह रही है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है इंडिया अलायंस के अंदर, इसको कैसे पढ़ा जाए? क्या इसको सकारात्मक रूप से पढ़ा जाए? ये तो बात सही है बिल्कुल, जो बात डॉक्टर सुनीलम ने कही कि भाई इस समय देश को जरूरत है विपक्षी पार्टीज की, और देश ऐसे आज समय में आके खड़ा हो गया है कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो शायद ये पूरा देश डूब जाएगा। तो इस समय कैसे यूनिफाइड रहेंगी ये सारी पार्टीज, और क्या ममता बनर्जी उसको उसकी यूनिटी पे काम कर सकती है, या केवल और केवल कांग्रेस के ऊपर ही ये दारोमदार है? अब वो जैसे भी आगे आए लेकिन कांग्रेस को ही आगे आना पड़ेगा। धन्यवाद नीरू जी। देखिए, अभी हमारे विद्वान साथियों ने जो बात कही उसका सार मुझे ये लगता है कि गफलत तो है इंडिया गठबंधन में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो देश की राजनीति है वो दो ध्रुवों में बटी है। एक भाजपा वाली राजनीति, एक गैर कांग्रेस वाली राजनीति। जो गैर कांग्रेस की राजनीति है वो संविधान की जो आप बार बार प्रस्तावना की बात होती है उसमें से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटाने की बात होती है, वो उस दिशा की राजनीति है। और इंडिया गठबंधन अभी तक आम चुनाव में जो उसने नतीजे दिए, जनता जनादेश दिया, वो इस दिशा में चल के एक कदम आगे बढ़ा था। लेकिन इंडिया गठबंधन का दुर्भाग्य ये है कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे नेशनल ये एनसीपी हो, इन सब में बैठे लोग जो बात करते हैं वो लोगों में गलत धारणाएं पैदा करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि समाजवादी पार्टी तो शुरू से गठबंधन के साथ रही है, कहीं ऊंच नीच हुई है, बातचीत टिकटों को लेकर हुई है, बात बन गई, लेकिन समर्थन एक दूसरे ने किया। अब ऐसे ही अभी जैसे ही ममता बनर्जी का ये एपिसोड शुरू हुआ है, पहली प्रतिक्रिया में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश जी के चाचा होते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, वो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि भाई देखिए, राहुल गांधी के बारे में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा वो हमारे नेता नहीं है, वो कांग्रेस के नेता होंगे। एक संदेश यहाँ से जाता है। शरद पवार जो बिल्कुल खारिज कर दिए गए हैं, वहां की जनता ने कर दिए या मशीनों ने कर दिए या मशीनरी ने कर दिए, वो कहते हैं कि ममता जी आए तो बहुत अच्छा है। और ममता बनर्जी, जैसा कि आपने प्रस्तावना में कहा, सिन्हा साहब ने भी कहा कि वो तो एनडीए के साथ पहले रह चुकी हैं, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने उसका जो पुरुषार्थ ही कहूंगा मैं, चाहे वो मशीन के सहारे आ रहा हो या मशीनरी के सहारे आ रहा हो, ये लोग नतमस्तक है। सबसे पहले नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा होती थी कि अभी वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनाए जाएं विपक्ष की ओर से, नहीं बने तो वो अपने बिहार में जाके बैठ गए, और अब तो वो प्रधानमंत्री के चरण छूते हैं सार्वजनिक रूप से। यही स्थिति सिन्हा साहब ने अभी जो संकेत दिया है कि ममता बनर्जी के ऊपर भी ठीक वैसे दबाव है जैसे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के ऊपर रहे। मायावती को भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया, वो यही ईडी सीबीआई दिखा के। और ममता बनर्जी भी इसी दबाव में आकर के, ये जानते हुए भी कि ये देश दो ध्रुवीय राजनीति पर चल रहा है इस समय, नहीं, एक तो तरफ इसका भाजपा मतलब का। जल साहब ये है कि ममता बनर्जी के हाथ में फिर इंडिया अलायंस का भविष्य सही नहीं है। अगर वो बीजेपी के दबाव में है सवाल तो सवाल इसका मतलब बिल्कुल इंडिया अलायंस बिल्कुल की बात बिल्कुल नहीं जानी नीलू चाहिए। जी, नीलू जी, सवाल ही नहीं उठता कि कोई ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व देगा। उसके घटक दल जितने भी हैं, ये हमें यहाँ भले ही अभी मिला रहे हैं, लेकिन सबको मालूम है कि इस देश में जो वाद चल रहा है, एक कांग्रेसवाद है, एक गैर कांग्रेसवाद है। भाजपा चाहती है कांग्रेस समाप्त हो जाए, समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाए, उसका पीडीए फार्मूला फेल हो जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ गैर कांग्रेसी लोग हैं, जो गैर भाजपाई लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाजपा सत्ता से हटे, सांप्रदायिकता दूर हो, संकीर्णता दूर हो। तो ऐसे मामले में जहां के मुद्दे एकदम स्पष्ट हैं, लड़ाई बिल्कुल साफ है, वहां कांग्रेस के नेतृत्व के बिना कोई भी गठबंधन विपक्ष का इस देश में बन नहीं सकता। कांग्रेस मरा हाथी है, लेकिन 1.25 लाख का है। पूरी विचारधारा की दृष्टि से, पहचान की दृष्टि से उसका एक राष्ट्रीय चरित्र है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, अपने जन्म से लेके भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी आसपास की है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी छोड़ दीजिए, एनसीपी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब उम्र में कांग्रेस से बहुत छोटे हैं। और पिछले 4 दशक में भी राष्ट्रीय दल का जो जो एक इनका छवि होनी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई। आप एक हिंदी पट्टी में, कोई एक मराठी पट्टी में, कोई पूरे देश में दक्षिण उत्तर पूर्व से लेकर के
और नीचे तक आने वाला कोई भी दल ऐसा नहीं है जो कि कांग्रेस जैसी पहचान रखता हो। कांग्रेस के सितारे अच्छे नहीं हैं, गर्दिश में हैं। उसको एक तरफ कभी जीत मिलती है, कभी हार मिलती है, कभी हरियाणा उसके हाथ से निकल जाता है तो उसको इधर जाके आपका झारखंड मिल जाता है। इधर अगर वो आपका महाराष्ट्र उसके हाथ से फिसल जाता है तो जम्मू कश्मीर में उसका गठबंधन, यहाँ सब लोग ये बैठे हुए थे, गठबंधन के सारे साथी, सारे घटक दल बैठे थे। तो सबको मालूम है कि कांग्रेस के बिना, कांग्रेस के नेतृत्व के बिना, अब उसमें राहुल गांधी होंगे या मल्लिकार्जुन होंगे या और कोई तीसरा होगा, ये बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के बिना इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो समाजवादी पार्टी अकेले दम पे नहीं कर सकती, तृणमूल कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि ममता बनर्जी 70 साल की हो गई हैं, उन्हें कोई आज तक राष्ट्रीय नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश बाबू को तो फिर भी मौका मिल गया था, क्योंकि वो एक जेपी आंदोलन से निकल के आए थे, उन्होंने कई वर्षों तक गैर भाजपावाद की माला जपी थी, भले ही आज वो पांव छूते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के। तो इसलिए ये गफलतें बनी रहेंगी और इसका नुकसान देश के लोकतंत्र को हो रहा है। संसद में भी डॉक्टर साहब ने कहा, सुनीलम जी ने, हम सब एक है, नहीं है एक। अडानी मसले पर कांग्रेस बहिर्गमन करती है, तृणमूल कांग्रेस कहीं चली जाती है, समाजवादी पार्टी कहीं चली जाती है। ये हकीकत आजकल सब लोग टीवी पे देखते हैं, सीधा प्रसारण होता है, तो आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इंडिया गठबंधन टूटेगा तो नुकसान विपक्ष का और खासतौर पर उन क्षेत्रीय दलों का होगा जिनका के वजूद राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। इसलिए इनकी मजबूरी है कि गागरौनी कितनी भी गाले, ममता बनर्जी गाले, शरद यादव गाले, कोई भी गाले, शरद पवार साहब, तो बात बनने वाली नहीं है। जी जी, ठीक है। अब मैं अंत में प्रोफेसर एसएसपी सिंह के पास आऊँगी कि जो इस समय कॉन्ट्रडिक्शन जो दिख रहा है इंडिया अलायंस में, सर आपके हिसाब से क्या है? ममता बनर्जी का ये कहना कि वो कमान सँभालेंगी, शरद पवार को उनका एंडोर्समेंट करते हुए हम देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे को भी उनका एंडोर्समेंट करते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी को ये नहीं पता है कि इंडिया अलायंस किस दिशा में जाएगा और क्या असली कमान कांग्रेस के ही हाथ में रहेगी या फिर कांग्रेस से छीन ली जाएगी? देखिए, पहली बात यह है कि कोई भी अलायंस जो बनता है, क्या वो वैचारिक समानता के आधार पर बनता है? क्या अलायंस तो वैचारिक समानता के आधार पर नहीं बनता है। एक राजनीतिक जो है आवश्यकता होती है किसी कालखंड में, और इसलिए एक अलायंस बनता है। लेफ्ट फ्रंट के अलायंस को छोड़ करके कोई भी अलायंस वैचारिक आज तक नहीं बना है। दूसरा सवाल, ये जो इंडिया गठबंधन पे नेतृत्व को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन का अभी भी कोई क्या अध्यक्ष है क्या, या कोई नेतृत्व है क्या? नहीं है। एक अलायंस बना, सभी पार्टियां अपने अपने वजूद के साथ रहीं। कुछ पार्टियों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो चुनाव का समझौता किया, और कुछ पार्टियों ने राज्यों में भी समझौता नहीं किया। ममता खुद उसका एक एग्जाम्पल है। तो इसका अर्थ ये होता है, और राज्यों में जो अलग अलग पार्टियां हैं जिनका अपना प्रभाव क्षेत्र है और जो अपनी महत्वाकांक्षा रखती हैं, तो वैसे ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन तो इसमें हैं। अब अचानक ये जो संदर्भ है, देखिए एक और चीज होता है, अगर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस को देखेंगे, वहां भी कोई अध्यक्ष है क्या? मेरी जानकारी तो नहीं है कौन है अध्यक्ष। पहले हुआ करता था, अब तो कोई नहीं है, बट अलायंस तो चल रहा है ना। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है। आज वो सत्ता से बाहर हो जाएं, वो तमाम कॉन्ट्राडिक्शन सामने आएंगे, और फिर देखिएगा कि एक दूसरे के खिलाफ वो आपस में मोर्चेबंदी करेंगे, कहीं इधर जाएंगे कहीं उधर जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन की समस्याएं तो बहुत हैं, प्रारंभ से हैं, और ये समस्याएं अब भी हैं, पहले भी थी। ये सवाल अब भी उठा, नीतीश ने भी ये सवाल उठा दिए थे उस समय भी। पार्टी में अलायंस के अध्यक्ष को लेकर के ममता ने किसी का नाम उछाला, फिर किसी ने क्या कहा। तो आप ये देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्शन विद्यमान है, और इसलिए चूंकि ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का या इंडिया अलायंस का पार्टनर हैं, वो इसलिए हैं कि उनके भी अपने पॉलिटिकल कंपल्सन हैं, और इसलिए उस कंपल्सन के कारण जो है वो इसी तरह से कभी उसके खिलाफ बोल करके, कभी उसके खिलाफ बोल करके, ये खींचतान करते हुए वो एक प्रतिपक्षी अलायंस के रूप में रहेंगे, अभी रहेंगे। लेकिन जैसा आप देख रही हैं कि भाई दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से अलायंस नहीं करेंगे। देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर तो इनका अलायंस हुआ भी नहीं है, ये भी देख, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। तो दिल्ली में तो अलायंस की कोई संभावना नहीं है, हरियाणा में उनका अलायंस नहीं हो पाया है ना, क्योंकि अलायंस करने में जो छोटी पार्टियां होती हैं या जिनका प्रभाव क्षेत्र
कम होता है वो कई बार अधिक बार्गेनिंग करने लगती हैं, और जो पार्टी प्रभावशाली होती है, जिनका राजनीतिक प्रभाव वहां ज्यादा होता है, तो वो निसंदेह उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो राज्यों में तो ये देखा आपने कि चाहे वो बंगाल हो या तमाम, देखिए वहां पर किसी प्रकार का अलायंस कई जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है कश्मीर में हुआ। तो ये स्थानीय स्तर पर जो है अलायंस, यानी कि इंडिया गठबंधन के आई थिंक आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। मैं अब अंतिम कमेंट्स के लिए कोशिश करूंगी कि सबके पास आऊं और एक एक सॉल्यूशन के साथ, क्रिटिसाइज ना करके बल्कि सॉल्यूशन के साथ कि इस समय क्या करना चाहिए 1-2 मिनट में। अगर जी हाँ, आपकी आवाज बीच में चली गई थी प्रोफेसर सिंह, अगर लास्ट के 2 मिनट आप कुछ अपना नेटवर्क दे दें। मैं हाँ हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है वो अलायंस जो है पार्टनर के रूप में दो लेवल है, एक राष्ट्रीय स्तर है, एक स्थानीय स्तर है। स्थानीय जो राज्य स्तर पर वहां कई समझौता है, कहीं नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर समझौता है, उसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन प्रॉब्लम्स आते हैं। नेतृत्व का सवाल जो उठाया गया और जो पार्टियां इस तरह की बातें कर रही हैं, देखिए एक बात तो समझ लीजिए, जब आप बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं करते हैं या पराजित हो जाते हैं, तो निसंदेह जो है कुछ लोगों का विश्वास आप में कम होता है। हरियाणा में कांग्रेस की पराजय, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी के साथ हुआ और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो जो कुछ हुआ, तो उनका विश्वास तो हिला है, लेकिन ये चलेगा, इस प्रकार का विश्वास हिलेगा, ये बातें होंगी। एक और बात है, राहुल गांधी इंडिया अलायंस के नेता हैं, मैं तो नहीं जानता हूं भाई। कांग्रेस लार्जेस्ट जो है पार्टनर है, लेकिन कांग्रेस का कोई लीडर, इंडिया अलायंस का कोई लीडर है, ऐसा मैं नहीं जानता। बताएं कोई कि जो है कि वो इस अलायंस के अध्यक्ष हैं या उनके लीडर हैं। तो ये तो पहले से विद्यमान है। तो ये सवाल ममता बनर्जी ने जो उठाया है वो बेकार के सवाल हैं, उसके सवाल का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही है ना, जस्ट टू कैच दी पब्लिक आईज और मीडिया अटेंशन, वो इस तरह की चीजें हैं। और ममता बनर्जी इस बात के लिए जानी जाती है कि मीडिया अटेंशन को वो खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी अपनी राजनीति में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो खुद ही किसी अलायंस का बहुत स्थायी पार्टनर बनकर वो रह नहीं सकती हैं। और अगर लीडरशिप रहे तो और भी कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होंगे। मुझे लगता है कि अभी अलायंस की प्रतिपक्ष में आवश्यकता से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी की सरकार और हिंदुत्व की जो 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 राजनीति है वो देश के हित में नहीं है, वो जनतंत्र के हित में नहीं है, वो संविधान के हित में नहीं है, वो नागरिक समानता के हित में नहीं है। तो अगर जिनके पास भी कुछ ऐसी चेतना है जनतंत्र के प्रति, इस देश के प्रति, उन्हें एक साथ मिल करके राजनीति करनी चाहिए और जनता तभी उसमें अपना विश्वास। देखिए 234 की जीत बहुत बड़ी जीत थी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारते हारते, बल्कि उन्हें तो बहुमत ही नहीं मिला, तो हारते हारते बची हैं। और इसलिए ऐसी स्थिति में इस बात को समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अलायंस अभी बरकरार रहेगा, ऐसी बातें होती रहेंगी। हाँ, ऐसी बातों से अच्छे संदेश तो नहीं जाते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। अब मैं चाहती हूँ कि एक मिनट में बस, अगर समय कम है, सुनील जी कि इस समय क्या करना चाहिए। इंडिया अलायंस को बोला जाता है कि भाई उनका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो उसकी अगुवाई करेगी। तो अगर 1 मिनट में, मैं 1.5 मिनट में आपसे कहूं कि इस समय सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए इंडिया अलायंस को आपके हिसाब से। जी अनिलो जी, जब हरियाणा हुआ था तब इंडिया अलायंस के लीडर्स को तुरंत मिलना चाहिए था और जिस तरीके से उसको चुनाव के मैंडेट को चुराया गया था उसके का प्रतिकार करने के लिए सड़क पर उतरना था, नहीं हुआ। इसके बाद में जब महाराष्ट्र के अंदर हो गया और बहुत क्लियर कट केस हो गया कि जैसे हरियाणा के अंदर उन्होंने 6% बढ़ाया था, यहाँ 7.5% जो है वोट बढ़ने के बाद बढ़ा लिया, और जो जो सब गड़बड़ है उसे मेरे को गिनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो उन्होंने कब्जाया है चुनाव, वो गैर संवैधानिक है, हम उसे अस्वीकार करते हैं और हम बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते हैं। ये सार्वजनिक तौर पर महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन को कहना था। ये दोनों मौके इंडिया गठबंधन ने चूके हैं। अब तीसरी बात यह है कि 400 पार के नारे को पंचर करने का काम देश की जनता ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए किया था। और अब जो कुछ काम हो रहा है कि हर जो है वो मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश की जा रही है,
तो अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है और इसीलिए लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, जो मुख्य टैगलाइन था जिसके ऊपर लोकसभा चुनाव हुआ, जिसके ऊपर देश की जनता ने जो है इंडिया गठबंधन का साथ दिया, 76 सीटों की जो गड़बड़ हुई वहां पर ईवीएम की गिनती की, वोट जितने थे उससे ज्यादा निकले, कम निकले और तमाम सारी जो गड़बड़ियां हुई, तो मेरा कहना ये है कि उन्हें 2-3 मुद्दे तय करके बाकायदा सड़क के ऊपर उतरना चाहिए। कौन से रहेगा अध्यक्ष और कौन संयोजक रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अध्यक्ष जो हैं वो खड़गे जी हैं। खड़गे जी के खिलाफ में कभी उनके ऊपर, उनके सम्मान में किसी इंडिया गठबंधन ने कमी नहीं की है, कोई उनके ऊपर कटाक्ष या टिप्पणी करने का काम नहीं किया है। तो फिर और इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूं बहुत सारे लोग तो हमसे ये कहने लगे थे जब झारखंड का प्रयोग चल रहा था और जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने जो है पूरी लड़ाई को पलट दिया और झारखंड में जीत गए, हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब एक और नेता मिल गई है, इसी को आप इंडिया गठबंधन का नेता बना दीजिए। तो मेरा मतलब ये है कि नेता बहुत सारे हैं पार्टियों के अंदर, तो ये कहना कि बिल्कुल जो बात कही कि भाई एलओपी हैं, जो है ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, वो जो है इंडिया गठबंधन के लीडर नहीं है, ये वाली बात एकदम स्पष्ट है। तो इसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ये टेक्निकली और फैक्चुअली एकदम ठीक है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस समय एक जी। बड़े जन आंदोलन के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है। जनता इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती। आप नहीं उतरेंगे, किसान तो उतर ही रहे हैं। आपने देख लिया नोएडा, ग्रेटर नोएडा से शुरू हो ही गए, इसके बाद वो डल्लेवाल जी जो हैं उनका समूह आ ही रहा है, इसके बाद एसकेएम की बड़ी व्यापक तैयारी है। तो मेरा कहने का मतलब है जनता तो फिर अपने हिसाब से आंदोलन करेगी। जो मलकावाड़ी के अंदर हुआ, ऐसा कम से कम 2-4 हजार गांव के अंदर या पोलिंग बूथ्स के ऊपर होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। एक बड़ी यात्रा ईवीएम को लेकर भी पूरे देश में निकलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सड़कों को गरमाने से ही नतीजा निकलेगा। नहीं तो आज जैसा मैंने देखा, मैं जब गया था, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो आज ही मणिपुर के अंदर इंडिया ब्लॉक का जो है एक जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, मैं उसमें गया था। उसके अंदर सब लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन मैंने जंतर मंतर को इतना सूना कभी नहीं देखा। 30 साल मेरे जंतर मंतर पे बीते हैं और 30 साल में कम से कम जब पार्लियामेंट का सेशन चलता था तो वहां पर 25-50 धरने एक साथ चला करते थे। आज केवल और केवल एक था और 2-4-10 लोग कहीं और खड़े हुए थे। तो मतलब जो डॉक्टर लोहिया ने उस समय जो कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, तो संसद अब पूरी की पूरी तरीके से एक तानाशाह के गिरफ्त के अंदर आ गई है, जो कोई संविधान को नहीं मान रहा, कानून को नहीं मान रहा। ऐसे समय में इंडिया गठबंधन ही उम्मीद है देश की और वो उम्मीद पूरी होगी जन आंदोलन से। तो इस सब में चक्कर में पड़ कर के कौन संयोजक बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, क्या सेक्रेटरिएट होगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, ये 4-6 मुद्दे हैं, है ना? मणिपुर का जो सवाल है बहुत बड़ा है, संभल का सवाल है बहुत बड़ा है, देश के अंदर ईवीएम का सवाल बहुत बड़ा है, महंगाई और बेरोजगारी तो दी इशू है इस समय देश का। तय करिए, मैदान में उतरिए, यही जनता आपसे उम्मीद करती है। ठीक है। अंत में अनिल जी क्या कहेंगे बहुत संक्षेप में, उसके बाद राकेश जी और सिंह साहब के पास जाऊंगी। बहुत संक्षेप में। हाँ। नहीं, एक देखिए इंडिया गठबंधन क्या करे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को या जो भी पार्टी है, अगर वो सच में लड़ना चाहती है तो उनको जो वैचारिक शून्य आया है, जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण जो स्थितियां पैदा हुई हैं, इसके खिलाफ इस शून्य के खिलाफ जो है बेरोजगारी, महंगाई सबको लेकर के संभल है, डेमोक्रेसी का मामला है, इसको लेकर के लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस भी तैयार नहीं है, काम नहीं कर रही है। और ये लोग तो देख रहे हैं ना, ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस चूंकि हार रही है तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व, यही सब साइड ट्रैक करने वाली इश्यू, ये सब लड़ना नहीं है। देखिए एक लास्ट पॉइंट ये समझिए, इस डायनेमिक्स को समझना जरूरी है। ये जब समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी दोनों को जब अपने चुनाव जीतना था तो ये लोग इंडिया गठबंधन में आए ताकि मौका मिले। इन्होंने लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव लड़ लिए
दोनों में अपना जितना इंडिया गठबंधन में साथ होने का जितना फायदा है उठा लिया। अब जो है अब इनको लग रहा है कि अपने यहाँ चुनाव नहीं है, इसका मतलब, लेकिन ये लोग बहुत ही ये आचरण जो है इसको इनको ले जाएगा बीजू जनता दल और बीआरएस की स्थिति की ओर। ये इनको पता नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी दो चुनाव हुआ ना, ममता बनर्जी की भी हालत कितनी खराब होने लगी थी 2019 में हुई, और ये सब आपको पता है। ये सब नो इंडिया गठबंधन में इसीलिए आए ताकि मुसलमानों को ये मैसेज दिया जा सके और लोगों को जो एंटी भाजपाई है कि यही हमारे अल्टरनेटिव। अब ये दोनों चुनाव हो गए, अब अखिलेश को भी रोड पे नहीं उतरना है और न ममता बनर्जी को रोड पे उतरना है। और कांग्रेस में राहुल गांधी बेचारे अपना वो राहुल कर रहे हैं, उनके भी जो अपने उनके यहाँ भी स्लीपर सेल बहुत बड़ी संख्या में है, वो अपना करते रहे। तो ये जो चक्कर है ना, ये यही है कि जो ये अपॉर्चुनिस्ट, मतलब कम से कम हम लोग अभी ये बताना चालू करें कि इंडिया गठबंधन की आइडियोलॉजी और उसका इकट्ठा होकर के कुछ हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो लीडर्स हैं, इनसे उम्मीद मत रखिए। ये जो इंडिया गठबंधन एक आइडियोलॉजिकल ये है, क्या कहते हैं, फॉर्मेशन इसलिए है कि प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर के लड़े। अगर ये दिखाने में ये लोग नहीं है तो जनता को अपना, जैसे मार्केटवाड़ी के लोगों ने अपना रास्ता निकाला, वैसा ही रास्ता निकालना चाहिए लोगों को। और नॉन पॉलिटिकल पार्टीज को का फॉर्मेशंस और ये चलना को आगे आना होगा, ऐसा मुझको लग रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ अचल साहब कि कांग्रेस को चाहे वो कितना देर करे चाहे जितना जल्दी करे, कांग्रेस को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार कांग्रेस मजबूत होगी तो अपने आप ही सारे विपक्षी दल कांग्रेस के इर्द गिर्द आ जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि इंडिया अलायंस तभी बना रहेगा जब कांग्रेस सक्रिय होगी। देखिए नीलू जी, इंडिया अलायंस का जो वजूद है वो इन क्षेत्रीय दलों के बिना पर नहीं है। सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रही है। ये लोग उसके पीछे खड़े हुए सिपाह सालार हैं। और इस समय स्थिति ये है, बिल्कुल सही मौका आ गया है इन 4 विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद, कि जो अवसरवादी घटक हैं जिसके बारे में सेना साहब ने संकेत किया, ये लोग या तो छिटक करके दूर चले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की शरण ले लेंगे दाएं बाएं से, अन्यथा इन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में ही इस गठबंधन को जिंदा बनाए रखना पड़ेगा और सड़क पर लड़ना पड़ेगा। सड़क पर देखिए, आम चुनाव से पहले भी कांग्रेस निकली थी 2 बार, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, ममता बनर्जी ने नहीं निकाली और अखिलेश यादव ने नहीं निकाली, ना हमारे शरद पवार साहब ने निकाली। किसी घटक दल ने ऐसी राष्ट्रीय अभियान नहीं किया कि जनता को जोड़े, जनता तक ये संदेश दे कि उठो, आपका संविधान खतरे में है, आपका धर्म खतरे में है, आपका वजूद खतरे में है। तो ये जो लड़ाई 100% मैं कहता हूँ कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये गठबंधन लड़ेगा। और तीसरा क्या, चौथा चाहे इसमें गठबंधन बना ले, इनका क्षेत्रीय दलों का वजूद कांग्रेस के साथ चले बिना बचने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की तो सीधी सीधी रणनीति है पिछले 10 साल में, क्षेत्रीय दलों के कंधे पर हाथ धरो और उन्हें खा जाओ। कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं किया है, तो भलाई इसी में कि सब मिलकर लड़े, संसद के भीतर भी संसद के बाहर। जी, क्या कहेंगे प्रोफेसर सिंह अंत में इस पूरे जो दुविधा जो एक खड़ी हो गई है इंडिया अलायंस के सामने, और जिस तरीके से अब अलग-अलग नेता सामने आ रहे हैं, अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं, मुद्दे भी अलग-अलग हैं जिस पर सब डिवाइडेड है। अंत में क्या कहेंगे कि इंडिया अलायंस को एकजुट होने में क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने देख रहे हैं आप? देखिए, इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उसके बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। वो कम्युनिकेशन गैप इसलिए होता है कि पार्टनर्स की लगातार नियमित मीटिंग नहीं होती है। अगर नियमित मीटिंग नहीं करेंगे तो जो विभिन्न पार्टियां, उनके लीडर्स अपने अपने वक्तव्य देते रहेंगे। इसका मतलब यह है इंडिया अलायंस की तुरंत मीटिंग होनी चाहिए। सेकंड, नियमित मीटिंग होनी चाहिए। फिर जो भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करने की कोशिश। और तीसरा जो है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके कि हम इन कम से कम न्यूनतम मुद्दे पर देश की जनता को नेतृत्व देने का वादा करने के लिए देश की जनता के पास जाएं, सड़कों पे जाएं, आंदोलन करें। अगर वो इस तरह से अपने को करेंगे तो निसंदेह जो अभी एक तरह से वो लगभग लग रहा है कि कमजोरी जो आई है वो कमजोरी भी दूर हो जाएगी। जनता में उसके प्रति जो विश्वास है वो भी बढ़ेगा। और नेतृत्व जो है, अगर आप मजबूत होते हैं तो नेतृत्व जो है जिसके हाथ में रहे, मैं इसको मानता हूं कि इंडिया गठबंधन अगर नियमित मीटिंग करे और मीटिंग करके मुद्दों पर बात करे और किन मुद्दों के साथ जनता के समक्ष जाना है और किन मुद्दों पर
भारतीय जनता पार्टी और सरकार को घेरना है और उन्हें जनता के बीच में बिल्कुल पराभूत करने की कोशिश करना है, इस पे प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि और मैं इस अभी भी मानता हूं कि इंडिया अलायंस बनी रहेगी, तमाम जो परेशानियां और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो बनी रहेगी, किसी तीसरे फ्रंट के उदय होने की कोई संभावना नहीं है। धन्यवाद। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं और देखना होगा कि इंडिया अलायंस की पार्टीज क्या करती हैं, कब मिलेगा इंडिया अलायंस, किन मुद्दों पर एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश अचल जी, प्रोफेसर सिंह, अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।